हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में देखो हम आपका क्या करने वाले हैं, जो हमने आपका फर्स्ट सेशन में किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद है ना सबको। हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया था। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे उसका कंडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें देखो हमने वहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया था। सो अब हमारा उसके बाद रह जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि आखिरकार सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, वो हम आपका यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था। पहले हम खुद के नोट्स बनाएंगे एंड देन हम आपका एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। क्लियर? चलो गाइस, अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आता क्या है। अब जैसे कि लास्ट सेशन जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस मीन जो सेंटर वाला सिस्टम है, सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है, ब्रेन। ब्रेन से ही अटैच रहती है, क्या अटैच रहती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली हम आपके इस सेशन में पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। अब ये स्ट्रक्चर सभी ने देखी होगी, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इससे थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करें। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको नोट्स बनवाऊंगी, एग्जैक्ट आपको वैसे ही बनाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपकी स्कल जो बोन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट इन क्रेनियम ऑफ द स्कल, इज प्रेजेंट इन। एंड स्कल क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी होने से। क्रेनियम ऑफ द स्कल। अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूँ आपके ह्यूमन ब्रेन के वेट की, तो कोई बता सकता है ब्रेन का वेट कितना होता है? इट इज अप्रोक्स 1220 to 1400 ग्राम। तो यहाँ पे भी आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1220 ग्राम से आपका 1400 ग्राम तक हो सकता है। अब ह्यूमन ब्रेन आपका स्कल के अंदर तो प्रेजेंट है, वो उसको एक्सटर्नल इंजरीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो ब्रेन है उसके ऊपर भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रेन के ऊपर भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड वो 3 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। उसको आपको याद रखना है PAD से। 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले जो आपकी ब्रेन की लेयर्स है या फिर ब्रेन की मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना है। जैसे सेल है, सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही हमने न्यूरॉन के अंदर देखा था, न्यूरॉन के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सोलेमा। सेम यहाँ पे देखो आपको याद रखना है, जो ब्रेन के बाहर आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। कितने टाइप की है यहाँ पे, 3 टाइप्स की। PAD, P फॉर पायामीटर, A फॉर एरेक्नोइड एंड D फॉर ड्यूरामीटर। ये 3 टाइप की होती हैं। अब इनको देखो आपको याद कैसे रखना है। सपोज ये आपका यहाँ पे मैंने ब्रेन बना दिया, सिर्फ एग्जाम्पल लेके देखो समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका ये ब्रेन है, ब्रेन के सबसे पास में कौन सी लेयर होगी, मीन सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी आपकी पायामीटर, एंड फिर उसके बाद मिडल वाली होगी आपकी एरेक्नोइड, एंड सबसे आउटर मोस्ट होगी आपकी ड्यूरामीटर। यही सीरीज में आपको याद रखना है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि कौन सी मेम्ब्रेन आपकी इनर मोस्ट होती है, कौन सी मिडल एंड कौन सी आउटर मोस्ट। सो फर्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया, आप इसको डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज योर पायामीटर। अब बताओ जल्दी से, ये वाली कौन सी हुई, सबसे इनर मोस्ट लेयर हुई ना। चलो अब इसको लिख देते हैं हम, आपका इनर मोस्ट। ये हो गई आपकी इनर मोस्ट लेयर। अब ये सबसे इनर मोस्ट है, मीन्स आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के सबसे क्लोजली प्रेजेंट है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मेम्ब्रेन आपके ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे पायामीटर।
राइट और नॉट। तो ये क्या कर सकती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन को बहुत क्लोजली इन्वेस्ट करके रखती है, उससे क्लोजली अटैच्ड रहती है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इन्वेस्ट आवर ब्रेन क्लोजली। क्लियर। एंड ये सबसे थिन लेयर होती है, सबसे थिन लेयर है, इनर मोस्ट है, एंड ब्रेन को कंप्लीटली कवर अप करके रखते हैं बहुत क्लोजली, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में तो सिर्फ यही है ना, एरेक्नोइड तो बीच में आ गई है, मिडल वाली है। अब नेक्स्ट वन पार्ट आपको याद रखना है, पिया मीटर ही आपकी अटैच होती है सेरिब्रम के साथ। सेरिब्रम क्या होता है वो देखो अभी समझ में आएगा आपको। अटैच विद सेरिब्रम, अभी सिर्फ इतना पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो कि ये आपका सेरिब्रम के साथ अटैच होती है। अब नेक्स्ट वन कौन सी बताई मैं, A4 क्या होता है आपका यहाँ पे, A4 होगा आपका एरेक्नोइड। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन को आपको ध्यान ये रखना है कि ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाई जाती है। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके आप लोग लिखो कि फाउंड इन ओनली इन मैमल्स, फाउंड ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ये आपकी पाई जाएगी। अब एरेक्नोइड कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट या फिर मिडिल? ऑब्वियसली ये आपकी है मिडिल लेयर, सेंटर में प्रेजेंट है। जैसे पिया मीटर भी आपकी थिन थी, ये भी आपकी थिन है। अच्छा, ये किसी चीज के क्लोजली में प्रेजेंट होगी? ये तो नहीं हो सकती, ना तो ये ब्रेन के हो सकती है, ना ही जो आउटर में क्या है आपका ब्रेन किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर। तो क्या स्कल के साथ भी डायरेक्टली अटैच होगी? नहीं होगी ना, ये तो किसी के साथ भी अटैच नहीं होगी। तो ये आपकी मिडल है एंड दिस वन इज थिन। एंड यहाँ पे जो आपकी एरेक्नोइड मेम्ब्रेन है ये सेंटर में एक स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे कि ये तो हो गई आपकी पिया मीटर, ये हो गया आपका एरेक्नोइड एंड सबसे बाहर हो गई आपकी ड्यूरामीटर। तो बीच में ना यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती है अपने अंदर, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पिकुलर वेबी स्ट्रक्चर। तो ये क्या बना लेती है आपका स्पाइकुलर वेबी स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपको याद रखना है, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन आपका बनाती है। अब थर्ड वन मेम्ब्रेन कौन सी आती है यहाँ पे आपकी, थर्ड वन इज योर ड्यूरामीटर। अब ड्यूरामीटर क्या है, सबसे आउटर मोस्ट है, दिस वन इज योर आउटर मोस्ट। अब ये किसके क्लोज कांटेक्ट में प्रेजेंट होगी, आपके स्कल के क्लोजली प्रेजेंट होगी, राइट। अब ये वाली लेयर किससे, स्कल के पास प्रेजेंट है। स्कल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ड्यूरामीटर का नेचर कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली टफ नेचर होना चाहिए। तो ये आपकी टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, दिस वन इज योर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये चीजें क्लियर हुई? अब देखो, अब एक बार इस डायग्राम में देखो, ये तो हुई आपकी इनरमोस्ट पिया मीटर एंड ये वाली हुई आपकी एरेक्नोइड। अब पिया मीटर और एरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे आपकी स्पाइकुलर वेबी स्ट्रक्चर्स बन रही है, इस स्पेस को हम बोलेंगे स्पेस बिटवीन पिया मीटर एंड एरेक्नोइड। इन दोनों के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं आपका सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस हम इसको बोलते हैं। एंड यही स्पेस आपका फिल्ड होता है एक फ्लूइड से, इसी स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड होता है वो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहीं पे आपका फ्लूइड होता है क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके फंक्शन क्या होता है फ्लूइड के, वो मैं आपको अभी आगे लिखवाती हूँ, ठीक है। तो पिया मीटर और एरेक्नोइड के बीच में क्या स्पेस हुआ, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब यहाँ पे भी तो कुछ स्पेस है ना आपका, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर। ये तो हुई आपकी एरेक्नोइड एंड ये हुई आपकी ड्यूरामीटर। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये, दिस वन स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। तो आपकी एरेक्नोइड एंड ड्यूरामीटर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोल रहे हैं आपका सब ड्यूरल स्पेस। यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस किस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, लिख लेते हैं आपको इसको, सेरिब्रोस्पाइनल
फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन योर पिया मीटर एंड योर एरेक्नॉइड, एंड इन दोनों के बीच में ही स्पेस होता है कौन सा? सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये चीजें क्लियर हुई। अब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? अब फ्लूइड प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा होगा ना, वो फंक्शन चलो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो इसका पहला फंक्शन होता है इट सर्व एज पैड टू क्वेश्चन द CNS फ्रॉम शॉक्स। मीन्स किसी भी टाइप के शॉक से बचाने के लिए ये एज ए क्वेश्चन की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया इट इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड, फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, या फिर आपका गैसेस का या फिर आपका वेस्ट मटेरियल का एटसेट्रा। तो दो फंक्शन हुआ, एक तो ये इसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, क्वेश्चन की तरह वर्क करेगा। सेकंड वन यहीं से आपका मटेरियल्स का ट्रांसफर भी होगा बाय द हेल्प ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपका प्रेजेंट होता है पिया मीटर एंड आपका एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के बीच में। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है। चलो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन का पार्ट है जो प्रोसेस करता है ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के सभी, एंड एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है। एग्री? इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी। ये सब क्या है? वॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो आपके कंट्रोल में है आप स्केलेटल मसल्स आपकी, जो आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, वो तो होगा आपके वॉलेंट्री। एंड इनवॉलेंट्री आपका क्या है? वाइटल इनवॉलेंट्री लाइक योर लंग्स, किडनी, इन सब की फंक्शनिंग को ये मेंटेन करता है। थर्मो रेगुलेशन कराता है, हंगर, थ्रस्ट, और आपका सर्कैडियन मींस 24 आवर की जो रिदमिक साइकिल होती है आपकी बॉडी की, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। जितने भी आपके विजन, आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, आप कुछ चीज़ अपने माइंड के अंदर मेमोरीज को स्टोर कर पा रहे हैं, आपके इंटेलिजेंट पावर, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, ये सभी चीज़ें आपका ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है। अब ह्यूमन ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है? आपके स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, जिसको हम मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर, सबसे आउटर कौन सी हुई? जो अभी हमने देखी, ड्यूरामीटर। वेरी थिन मिडिल लेयर, मिडिल लेयर कौन सी? आपकी एरेक्नॉइड। एंड इनर वन लेयर जो किसके कांटेक्ट में? आपके डायरेक्ट ब्रेन टिश्यूज के कांटेक्ट में है, उसको बोलते हैं हम पिया मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी आगे समझाती हूँ कि आप ब्रेन को कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। चलो, अब लिखो ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। The first one is your forebrain, second one is your midbrain, and the third one is your hindbrain. ये तीनों नाम तो देखो सभी को क्लियर होंगे, बट इसके अलावा इनको एक और नाम से, अच्छा जो लास्ट मैंने आपको 20 टर्मिनोलॉजीज बताई थी, वहाँ पे ब्रेन के लिए एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, याद है किसी को? एनसेफिलॉन। वही वर्ड देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रो एनसेफिलॉन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेस एनसेफिलॉन, हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं आपका रोम्ब एनसेफिलॉन।
तो सिर्फ आपका एनसेफेलॉन याद रखना है। फोर ब्रेन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे आपका प्रो, मिड के लिए यूज़ करेंगे मैस एंड हाइंड के लिए यूज़ करेंगे रोम। हो गई तीनों चीज़ें याद। अब इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि आज के लेक्चर में सिर्फ हम आपका फोर ब्रेन कवर अप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये दोनों फिनिश कर देंगे। अब देखो फोर ब्रेन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का नाम क्या हुआ अभी आपका? अभी हमने देखा प्रो एनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन सा पार्ट? आपका पहला पार्ट हुआ टेल एनसेफेलॉन एंड सेकेंड वन आता है आपका डाई एनसेफेलॉन। ये दोनों याद रखना है आपको। प्रो एनसेफेलॉन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, टेल एनसेफेलॉन एंड डाई एनसेफेलॉन। अब इनके अंदर भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो देखो। जैसे कि अगर आप बात करें टेल एनसेफेलॉन की, तो इसके अंदर आपके टोटल फोर पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन पार्ट इज योर सेरिब्रम, जिसको बोला जाता है कि आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। तो आप लिख लो इसको, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड आता है आपका ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब किसके लिए हो सकता है? आपके स्मेलिंग पावर के लिए। तो ये वाला वो पार्ट है जो आपको स्मेल की सेंस देता है। नेक्स्ट आता है आपका हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट वन आपका एमिगडाला। ये चार पार्ट्स आपके आते हैं टेल एनसेफेलॉन के अंदर। अब अगर मैं बात कर रही हूँ आपका डाई एनसेफेलॉन के अंदर, तो इसके अंदर आपके टोटल थ्री पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज योर थैलेमस, फिर आएगा आपका हाइपोथैलेमस एंड द लास्ट वन इज योर एपीथैलेमस। ये क्लासिफिकेशन याद रखना है आपको। प्रो एनसेफेलॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टेल एनसेफेलॉन एंड डाई एनसेफेलॉन। टेल एनसेफेलॉन को फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी, हिप्पोकैम्पस एंड आपका एमिगडाला। डाई एनसेफेलॉन को तीन पार्ट्स में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड आपका एपीथैलेमस। अब यहाँ से नया क्वेश्चन बनता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम होता है, फिर आप उसको बोल सकते हैं आपके ब्रेन का वो पार्ट जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन। तो आपके ब्रेन का इमोशनल पार्ट, आप किसी भी चीज़ को देख के इमोशनल हो रहे हो, आपके सामने कोई सैड सीन चल रहा है, कोई हैप्पी सीन चल रहा है, तो वो इमोशंस आपके ब्रेन के किस किस पार्ट से आते हैं। तो वहाँ पे आपको याद रखना है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपीथैलेमस प्लस हिप्पोकैम्पस। ये चारों के चारों मिलके आपका लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं और आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। इसके साथ साथ ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। इमोशनल ब्रेन आपके सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? ये बताओ जल्दी से। यहाँ से क्वेश्चन लिम्बिक सिस्टम वाला ही बनता है, बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो हम अलग से एक सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट में से, एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्लियर? चलो अब फोर ब्रेन को ही हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम बना रही हूँ। उस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट ये डायग्राम आप लोगों को अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाना है। देखो ऐसे बनाया, फिर इसके अंदर आपको बनाने हैं कुछ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स। हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
एक बार मैं डायग्राम बना देती हूँ पूरा, फिर आपको समझाती हूँ। चलो अब इसकी नेमिंग समझते हैं। ये कौन सा पार्ट है आपके ब्रेन का? दिस वन इज योर फोर ब्रेन। ये आपका फोर ब्रेन है। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है। देखो यहाँ पे जो मैंने सेंटर में बनाया है आपका पार्ट, इसको हम बोलते हैं मीडियन फिशर। मीडियन फिशर, ये हुआ आपका मीडियन फिशर। एंड दिस वन, ये जो आपका दोनों साइड से विजिबल है, इसको हम बोलते हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल, कितने वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे? एक ये और एक ये, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये चीज़ें मैं क्यों लिखवा रही हूँ ना, वो देखो अभी समझ में आएगा आपको। आपके फोर ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कितनी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो होगी फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल आपका, एंड ये हुआ आपका पूरा का पूरा एक थर्ड वेंट्रिकल, एंड ये होगी आपकी यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल। यहाँ पे आ गई आपकी फोर्थ वेंट्रिकल। फोर ब्रेन देखा हमने। मीडियन फिशर, जो बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं मीडियन फिशर। मीडियन फिशर के अंदर दो लेटरल वेंट्रिकल्स हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर थर्ड वेंट्रिकल एंड फिर फोर्थ वेंट्रिकल। मीन्स टोटल यहाँ पे 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है आपकी। अब इन वेंट्रिकल में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट होता है आपका सेरिब्रम। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में टेल एंसेफेलोन के अंदर सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट है। तो सेरिब्रम पार्ट के पास में ही प्रेजेंट होते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड लेटरल वेंट्रिकल्स, सेरिब्रम पार्ट के। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला होगा आपका डाईएंसेफेलोन। डाईएंसेफेलोन के अंदर कितने पार्ट्स आए थे हमारे? 3 पार्ट्स आए थे। कौन कौन से पार्ट्स आए थे आपका? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड आपका एपिथैलेमस। ये आपको मान के चलना है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ आपका डाईएंसेफेलोन, जो थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डाईएंसेफेलोन के पास थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, सेरिब्रम के पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये आपकी हाइंड ब्रेन का पार्ट होती है। इसको जब हम हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मैं बात करूँ फोर ब्रेन में, आपकी आई लेटरल वेंट्रिकल, सेरिब्रम के पास फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड आपका डाईएंसेफेलोन के पास आई थर्ड। ठीक है। अब ये जो बीच वाली जो ये लाइन जा रही है, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में जो कनेक्ट कर रही है, इसको हम बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ठीक है। ये आपका पार्ट होता है मिड ब्रेन का। ये पूरा जो इधर वाला ये पार्ट है ना, नीचे साइड वाला, ये पूरा आपका हाइंड ब्रेन वाला पार्ट होता है। एंड ये आपकी वही स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे हुई। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन इस सेशन के बाद जब ये हमारा पूरा हम फोर ब्रेन पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें एनिमेशंस के थ्रू आप लोगों को सारे पार्ट्स दिखाने का ट्राई करूंगी कि कौन सा वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम कहाँ पे है, उसके अंदर हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उस वाले में पहले आप इस लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद आप एनिमेशन वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक बताओ फोर ब्रेन का पार्ट्स आपको समझ में आए या नहीं आए? फोर ब्रेन वाले पार्ट समझ में आए सबको अच्छे से? डायग्राम बना लो एंड इन चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, जो ये मैंने आपको बताया दिस वन इज योर सेरिब्रम वाला पार्ट है ना। तो सेरिब्रम वाले पार्ट में इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, ऐसे ब्रेन डिवाइड होता है। तो एक पार्ट को हम बोलते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड जो आपका राइट वाला पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं आपका राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर। तो मीन्स आपका जो ब्रेन है, फोर ब्रेन वाला पार्ट, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अब लेफ्ट और राइट, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो आपका इस टाइप से,
ऐसे ही आपका ब्रेन प्रेजेंट है। जब आप रियल इमेजेस देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपका हुआ लेफ्ट वाला पार्ट एंड दिस वन इज योर राइट। अब लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। इन दोनों के बीच में कनेक्शंस को सेंड करने के लिए मींस यहाँ से इम्पल्स यहाँ पे जाने के लिए या फिर कोई मटेरियल यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो बीच में कनेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो बीच में यहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट होता है ना, इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है? आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर और आपके राइट हेमिस्फेयर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम भी एक तो होगा आपका एंटीरियर वाला पार्ट जो आगे वाला पार्ट है, एक होगा पोस्टीरियर वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी मैं लिखवाती हूँ वाली चीज़ें भी आपको, पहले आप इतना लिखो। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है साइज में एंड राइट वाला होता है आपका लार्जर। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रहेगा? देखो क्या क्या चीजें मैंने बताई, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। सेरिब्रम, सेरिब्रम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हुआ आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक हुआ आपका राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं आपका क्या? कॉर्पस कैलोसम। अब ये कॉर्पस कैलोसम भी दो पार्ट्स में होता है, एक तो एंटीरियर वाला पार्ट आगे वाला पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर वाला पार्ट पीछे वाला। अब एंटीरियर वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेन्यू, GENU, ठीक है। पोस्टीरियर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्प्लेनियम, जेन्यू एंड स्प्लेनियम। जैसे कि ये हुआ आपका लेफ्ट एंड दिस वन इज योर राइट, इनके बीच में ये आपका कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है इसको आप लिख लो जेन्यू, एंड जो ये पोस्टीरियर वाला होगा इसको आप लिख लो स्प्लेनियम, ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा आपका सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम का जो आउटर वाला पोर्शन है ये वाला, इस आउटर वन पोर्शन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्योंकि जो अंदर वाला पोर्शन है ये तो किसके कांटेक्ट में आ गया है? आपके कॉर्पस कैलोसम के कांटेक्ट में आ गया, नहीं आ गया? जैसे कि एग्जांपल लो, ये मेरा हैंड है, ठीक है। हैंड के बीच में सेंटर में ये आपका कॉर्पस कैलोसम, इधर आपका राइट हेमिस्फेयर एंड इधर आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है, मेरा जो पाल्म वाला पार्ट है, वो तो किसके कांटेक्ट में आ गया है? आपके कॉर्पस कैलोसम के। तो जो आउटर वाला पार्ट बचा है इसको हम बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर दो टाइप के रीजन्स आते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। एक इसके अंदर आता है आपका ग्रे मैटर और एक होता है इसके अंदर वाइट मैटर। इसको भी जब मैं इमेजेस आपको दिखाऊंगी ना वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो देखो आपको इतना याद रखना है कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ये आपका ग्रे मैटर से बना होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट ग्रे मैटर से बना होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा पार्ट भी होता है जहाँ पे मेडुलरी नर्व फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। कौन सी फाइबर्स? मेडुलरी नर्व फाइबर्स। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही मैक्सिमम पार्ट हम बोल रहे हैं इसका ग्रे है, लेकिन कहीं कहीं पे मेडुलरी नर्व फाइबर्स की लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, जिसकी वजह से ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टिश्यू को एक ओपेक अपीयरेंस देती है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ये वाइट मैटर से बनी होती है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर दो रीजन्स आएंगे, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। मैक्सिमम पार्ट ग्रे मैटर होगा एंड जिस रीजन में ज़्यादा अमाउंट में मेडुलरी नर्व फाइबर्स पाई जाएंगी, ज़्यादा अमाउंट में मेडुलरी नर्व फाइबर्स पाई जाएंगी, उसको हम बोलेंगे वाइट मैटर। या फिर इसका रीजन ये भी मेडुलरी नर्व फाइबर आपका माइलिन शीथ भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ होने की वजह से भी ये वाला फाइबर आपका यहाँ पे होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया ये चीज? कोई डाउट तो नहीं है ना?
चलो अब ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये क्या होता है, एक बार इसके बारे में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है आपका कॉर्पस कैलोसम से। कॉर्पस कैलोसम, अब देखो कॉर्पस कैलोसम क्या है, थिक बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स है सबसे पहली चीज। ये कोई ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूरॉन्स का एक थिक बंडल है, ताकि आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन को जनरेट कर पाए। इट इज द थिक बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। हुआ न्यूरॉन्स का थिक बंडल जो कोऑर्डिनेशन बनाता है बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर, व्हिच प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन between both hemisphere। and another one important thing, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। प्रेजेंट की स्पेलिंग जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी करेक्ट करता है। वैसे आप समझ तो पाए रहे होंगे ना कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, प्रेजेंट, ठीक है। चलो 3 पॉइंट्स हो गए। देखो कॉर्पस कैलोसम ये थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है आपके दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में। थर्ड वन आपका ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक सारी चीजें डन या नहीं बताओ। अब इसके बाद हमने देखा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ये चलो मैंने बना दिया आपका ऐसे ही। तो ये प्रेजेंट होते हैं ना फोल्ड्स, हमने देखा था ना 4 रीडिंग में मैंने जैसे फोल्ड्स बनाए थे, तो वही फोल्ड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसमें ये है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड ये है आपका राइट हेमिस्फीयर। अब लेफ्ट और राइट बिना फर्दर कॉलम्स में डिवाइड होता है, इसीलिए तो बोला जाता है आपका ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। लेफ्ट पार्ट में आपको ध्यान रखना है, जो एक पार्ट होता है फ्रंटल, FTPO। अच्छा बताओ कोई बता पाएगा FTPO है क्या? ये आपके हेमिस्फीयर्स के अंदर पार्ट्स ही तो होता है, लेकिन होते कैसे हैं ये? आपके हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब प्रेजेंट होता है, बेसिकली हम इनको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लोब्स। अब लोब्स में ना ये तो है आपका फ्रंटल लोब, दिस वन इज योर फ्रंटल लोब एंड दिस वन इज योर पैराइटल लोब। ये होता है आपका पीछे की साइड में टेम्पोरल एंड दिस वन इज योर ओसिपिटल लोब। 4 लोब्स प्रेजेंट है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। अब इन चारों लोब्स के अलग अलग फंक्शंस होता है। पहली चीज, फ्रंटल और टेम्पोरल को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ये आपका लाइन ऐसे विजिबल होगी, या फिर इन दोनों को अलग कर रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। सेंटर में जो इनके बीच में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आपका सेंट्रल सर्कस। पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में जो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीशन हुए हैं, इसको बोलते हैं आपका पैराइटल ओसिपिटल सर्कस। राइटिंग समझ में आ रही है ना आपको? ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो, चलो थोड़ा स्लोली स्लोली लिखते हैं। अब फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में होता है लेटरल सर्कस, के बीच में हुआ आपका लेटरल सर्कस। अब इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं सबके, कौन से किसका क्या फंक्शन होता है वो अब आपको समझना है। पढ़े इनके फंक्शन सारे? चलो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पैराइटल की, पैराइटल फंक्शन आपको सारी सेंसरी फीलिंग्स दे देगा। आपको टच, हॉट, कोल्ड, पेन, इन सब की जो फीलिंग्स हैं वो आपके पैराइटल लोब से आती है। तो कौन कौन सी फीलिंग? टच, हॉट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा। मीन्स सारी की सारी सेंसरी फीलिंग्स को ही कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की, सभी सेंसरी फीलिंग्स को ही कंट्रोल करता है।
अब ओसीपिटल आपके सारे विजुअल इफेक्ट्स को संभालता है, कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हैं उनको संभालेगा। टेम्पोरल का काम होता है आपकी सेंसरी स्पीच एरिया को संभालना। जो मैं अभी बोल पा रही हूँ, आप लोगों को ये समझा रही हूँ, ये सब किसकी वजह से? मेरे टेम्पोरल लोब की वजह से है। इस एरिया को, यहाँ पे जो आपका स्पीच एरिया को संभालता है, इसमें एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निक एरिया। टेम्पोरल के अंदर ये एरिया होता है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ स्पीच के लिए, आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब फ्रंटल वाले का काम क्या होता है? फ्रंटल वाले का काम आपका सारा मेमोराइज करने वाला काम, आपकी लर्निंग, आपकी रीजनिंग, या फिर आपके क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में जो भी आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपके फ्रंटल। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी कोई बोर्ड कोड, उसकी सेंसरी फीलिंग बहुत बेकार है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका फ्रंटल लोब बहुत अच्छे से काम कर रहा है लेकिन आपका पैराइटल लोब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब किसी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत ईजिली उसको सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। अब आपने सुना होगा हस्बैंड एंड वाइफ में, हस्बैंड को कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है रूम में, लेकिन वाइफ एकदम से बता देती है कि हाँ कौन सी पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे रखी है, सामने दिख जाती है। हस्बैंड को सामने भी रखी हो तभी नहीं दिखती। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो गर्ल्स होती हैं उनका ओसिपिटल लोब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उनकी विजुअल पावर बहुत अच्छी होती है। गर्ल्स का ओसिपिटल लोब बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है उसका टेम्पोरल लोब बहुत अच्छे से, कुछ लोग होते हैं बहुत शांत रहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बोलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उनका टेम्पोरल लोब आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी रीजनिंग, लर्निंग, फ्रंटल लोब। इस वे में आप इन चारों लोब्स को याद रखेंगे। बताओ याद रहेगा या नहीं ये वाली चीज़ आपकी? अच्छा एक चीज़ और, आपका फ्रंटल आपके मोटर स्पीच एरिया में भी वर्क करता है, मोटर स्पीच एरिया में भी आपका वर्क करता है, इसको भी आपको याद रखना है, याद रहेगा। अच्छा एक चीज़ है ना, थोड़ा सा ना स्टूडेंट यहाँ पे सेंसरी स्पीच एरिया और मोटर स्पीच एरिया, आप सोचते हो कि स्पीच एरिया मतलब दोनों ही स्पीच एरिया को संभाल रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि जो सेंसरी स्पीच एरिया, चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ। एक होता है आपका सेंसरी स्पीच एरिया, एक हुआ आपका मोटर स्पीच एरिया, स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया आपके प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब में, ठीक है। मोटर स्पीच एरिया आपका प्रेजेंट है फ्रंटल लोब में। अब टेम्पोरल लोब में एक पर्टिकुलर एरिया मैंने आपको बताया जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्निक एरिया। एज वेल एज मोटर के अंदर भी एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। इन एरिया को आपको याद रखना है। देखो एक होता है सेंसरी स्पीच एरिया, एक हुआ आपका ब्रोका स्पेस एरिया। मीन सेंसरी स्पीच, आप ना जैसे कि आप स्ट्रेट चल रहे हो रास्ते में, अचानक से आपको किसी ने आवाज़ दी तो आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, तो वो आपकी सेंस हुई कि आपने स्पीच, किसी ने कुछ बोला तो आपने उसको सेंस किया। मोटर स्पीच एरिया में जो हम बोल पा रहे हैं चीज़ों को, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो सेंसरी में किसी ने कुछ बोला तो आपने, आपकी लेफ्ट साइड से कुछ बोलेगा आप लेफ्ट साइड मुड़ के देखेंगे, आपकी राइट साइड से कोई कुछ बोलेगा आप राइट साइड मुड़ के देखेंगे। तो वो जो मूवमेंट कर पा रहे हैं आप अपनी स्पाइनल कोड का, तो वो वाली चीज़ को कंट्रोल करता है आपका टेम्पोरल लोब। बिकॉज आप किसी ने आवाज़ दी, किसी ने हमें टच नहीं किया, कोई स्टिमुली नहीं आई, कुछ नहीं आई, फिर भी हम अपना मूवमेंट करा रहे हैं, कराता है नहीं कराता है। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बाहर से कोई स्टिमुली आएगी तो हमारी सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक मैसेज लेके जाएगी, फिर वहाँ से एक मोटर न्यूरॉन रिलीज होगी जो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन लेके आएगी कि आखिरकार हमें उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करना है। लेकिन आपको किसी ने आवाज़ लगाई, कोई स्टिमुली नहीं आई, आपको कोई टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टिल आप अपनी जगह पे रुक गए एंड आपने पीछे मुड़ के देखा,
वो भी तो एक टाइप का मूवमेंट है। तो वो क्यों किया आपने? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेंसरी स्पीच एरियाज प्रेजेंट है, जो स्पीच को कोई कुछ बोल रहा है उसको सेंस कर रहे हैं एंड फिर आपकी बॉडी का मूवमेंट करा रहे हैं। अब लेफ्ट साइड से आवाज आएगी तो आप लेफ्ट साइड तो मुड़ोगे, थोड़े राइट साइड मुड़ोगे। सही समझ में आ रहा है ये वाली चीज? तो ऐसे आपको याद रखें, सेंसरी स्पीच एरिया को मोटर स्पीच एरिया में कंफ्यूजन नहीं बनाना है बिल्कुल। क्लियर? चलो, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेरिब्रम होता है, इसका जो आउटर पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना सिर्फ पोर्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। कैसे करता है वो समझते हैं। चलो, अब देखो, एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। चलो मैं आपका ना यहाँ पे एक एरिया बना रही हूँ, थोड़ा छोटा बना दे ताकि लिखने के लिए स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाए। ये कौन सा रीजन बनाया? जो सेरिब्रम का आउटर पोर्शन है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ना 3 फंक्शनल एरियाज होता है, इसको लिख लो आप एस 3 फंक्शनल एरियाज। अब ये 3 फंक्शनल एरियाज कौन से होते हैं उनको भी लिख लो जरा। पहला एरिया होता है आपका सेंसरी एरिया, पहला एरिया आपका सेंसरी एरिया हुआ। सेंटर वाला होता है आपका एसोसिएशन एरिया, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रम का आउटर पोर्शन। फिर आता है आपका मोटर एरिया, ठीक है। अब ये तीनों एरिया फंक्शन कैसे करता है? अगर मैं बात कर रही हूँ आपके एसोसिएशन एरिया की, तो ये आपका मैक्सिमम एरिया होता है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। लेफ्ट साइड में छोटू सा प्रेजेंट है सेंसरी एरिया, राइट साइड में छोटू सा प्रेजेंट है मोटर एरिया। जो बीच वाला मेजर पोर्शन बचा ना, वो है आपका एसोसिएशन एरिया। ऐसे समझो। अब ये क्या है आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स मैक्सिमम एरिया है, तो इसके फंक्शन भी तो मैक्सिमम होने चाहिए ना। तो इसका पहला फंक्शन आपकी मेमोरी को संभालना, ठीक है। सेकंड फंक्शन आपकी कम्युनिकेशन को संभालना, सेकंड हुआ आपका कम्युनिकेशन। थर्ड वन आपका एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स, सेंसरी इनपुट्स को बीच में, सेंसरी इनपुट्स के बीच में एक एसोसिएशन को मेंटेन रखना। तीनों फंक्शन हो गए। अब आते हैं आपके सेंसरी एरिया के फंक्शन पे। ये आपका कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? आपके टच, हॉट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा। जो आपका कौन पैराइटल लोब आपका, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं पैराइटल वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर। अब आता है आपका मोटर एरिया। मोटर एरिया आपका कंट्रोल करता है क्या? इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको ऊपर वाले में मिक्स कर दोगे। हाँ, ये आपका कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ लिम्स एंड टंग। लिम्स और टंग के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ये किसी को याद है जब मैंने फोरब्रेन बताया था तो वहाँ पे ये बोला था कि सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जो थर्ड वेंट्रिकल है जस्ट उसके नीचे भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे तो इमेजिन कर लो, ये आपका आ गया फर्स्ट वेंट्रिकल, ये आ गई सेकेंड वेंट्रिकल, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है आपकी थर्ड वेंट्रिकल। ये मैंने बना दी आपकी थर्ड वेंट्रिकल। अब इस थर्ड वेंट्रिकल को मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ?
कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना बताने का, आई मीन थोड़ी ना बोले जा रहे हैं। इस थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है आपका एपीथैलेमस। एपी मतलब ऊपर की साइड, है ना, इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है ये। और इसके नीचे की साइड प्रेजेंट क्या होगा आपका, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके थैलेमस। दिस वन इज योर थैलेमस। आया समझ में, एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कैसे हमने इसको नाम दिया है। एंड ये एपी हाइपोथैलेम सबको क्या बोलते हैं हम, डायएन्सिफिलॉन एंड सेफिलॉन। सारी चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, देखो याद हो जाएगी सब कुछ आपके। एंड आपको पता है ना हाइपोथैलेमस से ही जस्ट नीचे की साइड अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड भी, मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये आपकी, आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। तो फिर कंट्रोल करेगी आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपकी ईटिंग को, फिर कंट्रोल करेगी आपके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को भी ये कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो कंट्रोल न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो अपने अंदर से सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये सारे पार्ट्स के फंक्शन क्लियर हो गए। अब बचता है हमारा थैलेमस वाला पार्ट। थैलेमस वाले पार्ट को आपको याद रखना, इसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप है ना, तो आप लिख दो यहाँ पे डम्बल शेप ये होता है। एंड इसका काम होता है ये कंट्रोल करता है आपके रिले सेंटर को कंट्रोल करता है, एक्ट एज ए रिले सेंटर आप लिख सकते हो। इट एक्ट एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए और मोटर सिग्नल्स। यहाँ तक सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्लियर हुआ, तीनों एरियाज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। तो हमारा फिनिश होता है क्या, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की अब देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या हमने पूरी एनसीईआरटी कवर अप कर ली है। चलो अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आता है आपका, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के अलावा भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का, सेरिब्रम मेजर फंक्शन क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है ऑब्वियसली करेगा। अ डीप क्लेफ्ट इन डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हॉल्स। ये भी हमने देखा कि आपका जो सेरिब्रम है उसको दो हॉल्स में डिवाइड कर, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, जिनको हम लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होते हैं नर्व फाइबर्स के ट्रैक्ट से, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है, आउटर पोर्शन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो मैंने आपको करके समझाया है, उसी को बोलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, उसके अंदर फिर ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपका ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जो इसको एक ग्रेश अपीयरेंस देता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। अब जहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स, तो ग्रे की जगह कैसा कलर हो जाएगा, उसका वाइट अपीयरेंस हो जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका कंट्रोल करता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज एरिया मींस एसोसिएशन एरिया। ना तो वो सेंसरी है ना ही मोटर है फंक्शन में, उसको हमने क्या बोला, एसोसिएशन। आ रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीनों एरियाज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दो सेंसरी इनपुट्स के बीच में एसोसिएशन बनाने के लिए लिखवाया है मैंने, एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स। आपके मेमोरी को कंट्रोल करता है और आपकी कम्युनिकेशन को, तीनों पॉइंट्स लिखवाए हैं ना एसोसिएशन में। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ से कवर्ड होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, जो इनर वाला पार्ट बनाता है, और वो उसको एक ओपेक व्हाइट अपीयरेंस जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था आपको व्हाइट मैटर वाले में, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं व्हाइट मैटर। नेक्स्ट, सेरिब्रम आपका रैप होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, अराउंड द स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड
थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी लिखा है ना थैलेमस में क्या लाइन लिखा है, इट एक्ट एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। क्लियर, लाइन टू लाइन हमने कवर अप किया है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो योर थैलेमस, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके बेस ऑफ द थैलेमस के बेस में प्रेजेंट है, नीचे की साइड। ऊपर प्रेजेंट था आपका एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स जो आपके कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को लिखवाया है मैंने, फिर अर्ज फॉर ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंट्रोल सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्या बोला था न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को हमने, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो अंदर वाला पार्ट होता है उसके अंदर एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब लिखवा चुकी हूँ आपको। फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको हम लिम्फिक लोब या फिर लिम्फिक सिस्टम बनाते हैं, वो भी हमने कर लिया अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस के साथ ही। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर, ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर एंड मोटिवेशन। सो गाइज यहाँ तक देखो, आपने अगर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपकी पूरी एनसीईआरटी आपकी हम कवर अप कर चुके हैं लाइन टू लाइन, फोर ब्रेन के बारे में सिर्फ। ठीक है, अब फोर ब्रेन के बाद बचता है हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे आपका रिफ्लेक्सर। तो नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर होने वाला है उसमें हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और रिफ्लेक्सर, ये 3 टॉपिक्स मैं कवर अप करूंगी। फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, देन चैप्टर आपका फिनिश। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके PYQ सॉल्व करना। सो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया है, पहली चीज़, अगर कोई भी डाउट रहता तो डाउट को अपने पास नहीं रखना है, कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएं। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू।